बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा रूट वर्ड है बेटी वो है सोल। सोल का मतलब होता है अलोन या फिर ओनली। ठीक है। और इससे मिलके बनने वाले जो वर्ड्स हैं, सबसे पहला है सोलो। कहते हैं ना भाई उसने सोलो फ्लाइट ले ली। सोलो बेसिकली एडजेक्टिव है कि भाई अकेला अकेला ही वो निकल गया। ठीक है। ओके। तो वो अकेला ही निकल गया जी। तो सोलो का मतलब क्या है? अलोन। इसी तरह से नेक्स्ट है सॉलिट्यूड। अगेन यहां पे भी SOL का इस्तेमाल हुआ है। तो सॉलिट्यूड एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका नाउन। सोलो का पार्ट्स ऑफ स्पीच, सोलो समटाइम नाउन के तौर पे भी यूज होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है और एडवर्ब के तौर पे भी यूज होता है। तो सॉलिट्यूड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है। और इससे भला क्या होता है? भाई अकेला रहना, तन्हाई, लोनलीनेस, सॉलिट्यूड। ठीक है। ही इंजॉयड द सॉलिट्यूड ऑफ द माउंटेन्स। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड क्या है जी? सॉलिटरी। सॉलिटरी बेसिकली एक एडजेक्टिव है। और सॉलिटरी का मतलब क्या है? अलोन, आइसोलेटेड। ठीक है। अ सॉलिटरी ट्री इन द फील्ड। फील्ड में एक अकेला दरख्त खड़ा हुआ था, एक आइसोलेटेड दरख्त खड़ा हुआ था। ठीक है। इसी तरह से डिसोलेट, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। तो डिसोलेट का मतलब लोनली, एम्पटी, खाली। द वॉर डिसोलेटेड द रीजन। इसी तरह से सोल। सोल जो कि आपको पता है, एक सोल जो होता है वो जो आपकी जूते का है, वो जो मोटा सा होता है उसको भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, सोल जो होता है वो भी जी, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, ओनली वन, उसको क्या बोलते हैं? सोल। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेट, टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स। वही, तन्हाई में रखना चाहिए। और आइसोलेट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, और सोल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपका वो है एंथ्रोप। ANTHROP, एंथ्रोप। एंथ्रोप बेसिकली ह्यूमन को बोलते हैं, मैनकाइंड को बोलते हैं एंथ्रोप। और जो इससे ड्राइव होते वर्ड्स हैं जी, सबसे पहला है एंथ्रोपोलॉजी। ये भाई ऐसी स्टडी जिसमें आप इंसानियत के ऊपर करते हैं स्टडी, या इंसान के ऊपर आप स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। आपका सब्जेक्ट भी है CSS में। फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल भी एक ना, फिल PIPHIL भी एक रूट वर्ड है, और इसका मतलब होता है लव। तो भाई लव है किससे? एंथ्रोप, इंसान से। ठीक है। तो जो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमैनिटी की भलाई चाहता है। ठीक है। जो दूसरों दूसरों को डोनेट कर देता है, जो उनके ऊपर लगाता है, वेलफेयर के जो काम करता है, स्पेशली इंसानों के लिए। ठीक है। इसी तरह से है मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप, यहाँ पे मिस एंथ्रोप का मतलब ये है कि भाई जो इंसानों से सख्त नफरत करता है। मिस एंथ्रोप बेसिकली एक नाउन है, और जो इंसानों से सख्त नफरत करता है उसको हम बोलते हैं मिस एंथ्रोप। और इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोमो एंथ्रोमॉर्फिक। ठीक है। तो इसमें क्या है? मॉर्फिक का मतलब पता है ना, मॉर्फ जब आप कहते हैं उसको होता है डालना किसी चीज में। तो एंथ्रोप इंसान है, तो जब आप ह्यूमन ट्रेट्स एनिमल्स को देते हैं या किसी ऑब्जेक्ट्स को देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपॉर्फिक। गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह अगर आपने डिज्नी कैरेक्टर्स देखी हो, वो जो जो कार्टून लगते हैं, तो वहां पे, या एनिमेटेड मूवीज देखी हो तो वहां पे भी इसी तरह से होता है। इसी तरह से है जी एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड बेसिकली जो इंसान की तरह दिखता हो, रिसेंबलिंग अ ह्यूमन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। तो एंथ्रोपॉइड
क्या है जो इंसान की तरह दिखता हो, जिस तरह हम एप्स को बोलते हैं, गोरिल्लास को बोलते हैं कि भाई वो एंथ्रोपॉइड है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन सेंटर्ड। ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जो जो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, व्यू ऑफ द यूनिवर्स। जब आप यूनिवर्स को देखते हैं तो आप इंसान को दरमियान में, यानी कि इंसानियत को दरमियान में रखते हैं, इंसान को दरमियान में रखते हैं, और फिर आप दुनिया का जो, या यूनिवर्स का जो व्यू है वो आप पेश करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके दो रूट वर्ड थे जी। अगर रूट वर्ड में किसी वर्ड की नहीं समझ आई है तो काइंडली मुझसे पूछनी क्विकली। अगर रूट वर्ड में आपको किसी वर्ड की नहीं समझ आई है तो काइंडली मुझसे पूछने क्विकली जी। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, ओके जी, ओके ओके ओके। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ आई है तो आप मुझसे पूछें। ओके जी, ये फाइल मैं ऊपर कर देता हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए। कहाँ से, यहाँ से एंथ्रोप का देखना है या फिर आपने ये सोल वाले का देखना है? प्लीज मुझे बताएं जल्दी से। सर ये बस ये ऊपर वाला देखना था, सोल वाले का। ये लें जी, जल्दी से देखिए। अच्छा बच्चों, ये थे आपके रूट वर्ड। अब हम देखेंगे अब जो क्लास में इडियम्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। अच्छा, इसको देखिए आपने, आगे चलिए। अच्छा, ये जो इडियम्स है ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम यहाँ पे वही, इडियम्स तो बहुत सारे हैं और वोकैब भी बहुत सारी है। आप कभी भी वोकैब को मेमोराइज नहीं कर सकते। बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं सर वोकैब को मेमोराइज कैसे करें? भाई कैसे मेमोराइज होगी, बिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं। तो आप मेमोराइज कर लेंगे, फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, इडियम्स भी हैं, मेमोराइज हो जाएंगे, नहीं ना? ठीक है, तो बच्चे नहीं हो सकते मेमोराइज। आप ह्यूमन हैं, मतलब डेफिनेटली एआई थोड़ी है हम लोग। तो हमें हमारा, हमारी अपनी जो वोकैब होगी वो एक तरह से हमारा अपना एसेट होगा। और वो हमें कैसे याद रहेगी? जब हम उसको लिखेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे रीडिंग में। फिर इस तरह से वो जिसे पंजाबी में अक्सर मैं बोलता हूँ कि पंजाबी में कहते हैं कि थोड़ी खड्डा में रस जाएगा। तो वो कैब तब तक नहीं आएगी जब तक वो आपकी जो बोन मैरोज है ना उसमें नहीं चली जाएगी। तो ईडियम्स भी इसी तरह से है, वो भी इसी का पार्ट है। अब जो ईडियम्स आपने यहाँ पे सीखनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग ईडियम्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं जी, आपके न्यूज़पेपर में यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, आपकी जो, स्पेशली जब भी आप इकोनॉमी के हवाले से कोई भी ओपिनियन उठा के देख ली, इकोनॉमिक डाउन टर्न लाजमी लिखा होगा। ठीक है, तो ये चार आपके पास ईडियम है: इकोनॉमिक डाउन टर्न, प्ले हार्ड बॉल, ब्लो द विस्टल, और कॉट रेड हैंडेड। तो इकोनॉमिक डाउन टर्न क्या है? रिसेशन। ठीक है, कि जब आपकी, हाँ, आपकी जो इकोनॉमी है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, आपकी जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें डेफिनेटली कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती, तो फिर आप रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमिक डाउन टर्न की तरफ जा रहे हैं। तो डाउन टर्न से अंदाजा लगा लें कि भाई नीचे की तरफ। इसी तरह से प्ले हार्ड बॉल। प्ले हार्ड बॉल का क्या मतलब है? कि भाई अगर आप किसी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, ठीक है, तो अग्रेसिव वे में उसके साथ निगोशिएशन करें। The union is playing hardball over wage decisions. To be aggressive in negotiations. कि अगर आपकी मुज़ाकरात किसी के साथ चल रही हैं, आप किसी के साथ निगोशिएशंस कर रही हैं, तो भाई जारहाना वे में करें। इसी तरह से ब्लो, ब्लो द विस्टल। ब्लो द विस्टल ये है कि भाई जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, ठीक है, जो बुरी चीजें हैं उनको एक्सपोज करना, चाहे वो करप्शन है, इम्बेजलमेंट है। ठीक है, इसी तरह से कॉट रेड हैंडेड।
कॉट रेड हैंडेड से मुराद है कि जब कोई पर्सन एक्ट कर रहा हो तो उस वक्त उसको पकड़ लेना। जैसा कि चोरी, जब कोई चोर चोरी कर रहा हो तो उस वक्त जब आप उसको पकड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको पकड़ा है कॉट रेड हैंडेड, यानी कि कॉट इन द एक्ट। ठीक है, समझ आइए जी। यस। यस सर। अच्छा अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि इन इडियम्स को इनकॉर्पोरेट करें अपनी राइटिंग। ठीक है, अपनी राइटिंग में इन इडियम्स को इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट भी दे दूं जी। ये तो कल वाली थी, सर्जिंग नंबर वाली। अच्छा, ये भी ये बेसिकली कल का ये एडिटोरियल है, वाउंडेड विमेन। ठीक है, विमेन्स के हवाले से एडिटोरियल है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत मजे का एडिटोरियल है। इसमें बताया गया है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो किस कदर प्रेवलेंट हो चुका है पाकिस्तान की सोसाइटी में। अगर आप जस्ट ये फिगर पढ़ लें, ये वाले, जस्ट ये वाले, बट इवन लास्ट ईयर डेली एवरेज, पिछले साल की बात हो, कि जो डेली एवरेज थी जिसमें 67 किडनैपिंग हुई, विमेन की 67 किडनैपिंग, 6 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हर दिन, और 19 रेप्स एंड 2 ऑनर किलिंग्स, fail to quicken the process of reforms in the criminal justice system। ठीक है। इसी तरह से जो टॉर्चर है, जो फीमेल मेडिक्स का टॉर्चर है, जैसा नर्सों का जो टॉर्चर है, ठीक है, जो फीमेल स्टाफ है मेडिसिन के जो शोबे में, वो भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। ये यहाँ बताया हुआ है, ये वाला देखिए। जो आपके जस्टिस सिस्टम में, स्पेशली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो फ्लॉज हैं उनको भी हाईलाइट किया हुआ। स्ट्रक्चरल और जेंडर इनइक्वालिटीज, इस तरह यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है, structurals and gender inequalities are worsened by the absence of the response mechanism, legal aid, balance medico-legal procedures, investigations and speedy trials for victims। कि आपकी क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो भी बताए हुए कि ना तो आपका कोई रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, ना आपका कोई लीगल एड मैकेनिज्म है, ना आपका कोई बैलेंस मेडिको लीगल प्रोसीजर है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन है, और ना ही स्पीडी ट्रायल्स होते हैं विक्टिम्स के लिए। आपने कभी देखा है? अच्छा, मुझे एक बात खुद बताएं, अपनी कॉमन सेंस से सोच के बताएं, एक फीमेल है, उसका बेचारी का रेप हो गया, तो शर्मिंदा किसको होना चाहिए, जिसने रेप किया है या जिसका रेप हुआ है? ठीक है, शर्मिंदा होना चाहिए जिसने रेप किया है। लेकिन पैट्रियार्की क्या सिखाती है कि खुदकुशी करेगी वो बेचारी जिसका रेप हो गया है, जो पहले से ही मार्जिनलाइज है, जो पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड है, वो करेगी बेचारी। ठीक है, फिर आगे भी अगर आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो यही सारी बातें हैं कि हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट है ना, यानी कि जो जब मुलजिम को लाया जाता है फिर उसका उसको सजा होती है, तो कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा पैथेटिक है। 0.5% कन्विक्शन रेट है ऑनर किलिंग के लिए। रेप के लिए 0.1%, सॉरी, ऑनर किलिंग और रेप के लिए 0.5% है, और किडनैपिंग के लिए 0.1% है। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो कन्विक्शन रेट है 1.3% है। मतलब आपकी अकाउंटेबिलिटी ना होने के बराबर। ठीक है, यहां पे भी एक इडियम यूज हुआ है, फॉर क्राइम, यह आगे जाकर करूंगा। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए डेफिनेटली हम कभी भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो एक रियलिटी है। हाँ, कुछ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर है, लेकिन वो बहुत स्लो
और बहुत थोड़ी है। ठीक है, मीगर है, एक वर्ड यूज होता है एडजेक्टिव, MEAGRE, मीगर, वेरी लिटिल। ठीक है, हमारी जो वल्नरेबिलिटीज हैं हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जो हम अपॉर्चुनिटीज वुमेन को प्रोवाइड कर रहे हैं वो ना होने के बराबर है जी। पुलिस के अंदर जो विमेन्स रिप्रेजेंट करती हैं वो सिर्फ 2% है। आप खुद सोचें, 48% अगर पाकिस्तान की जो रिसेंट सेंसस हुए हैं उसको भी अगर हम बुनियाद बनाएं, उसको भी बेस बनाएं, तो फिर भी 48% पाकिस्तान में विमेन्स हैं। अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है तो कम से कम 10 जो करोड़ उसमें विमेन्स हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2% पुलिस है आपकी। ठीक है, तो होपफुली मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको इसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, पहले बताएं समझ आई है जो मैंने बातें की हैं? यस यस सर। अच्छा चलें, यस सर। ओके, जरा टॉपिक। हाँ जी। सर, इसमें इन्होंने जीबीवी जैसे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो हम अपनी राइटिंग में ऐसे लिख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप लिख सकते हैं। आप स्टार्ट में जब स्टार्ट करेंगे आप लिखें जेंडर बेस्ड वायलेंस, उसके बाद आगे उसके वो ब्रैकेट डाल के अंदर लिख दें GBV, और उसके बाद आप GBV लिखते रहें। ठीक क्लियर? है सर, ठीक हाँ जी। ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा सेंटेंस है जी, बहुत सिंपल सा। जेंडर बेस्ड वायलेंस इज अ सीरियस थ्रेट टू women's सेफ्टी इन पाकिस्तान। लिख लीजिए, ये बताओ, जेंडर बेस्ड वायलेंस is a serious threat to women's safety in Pakistan. Gender based violence is a serious threat to women's safety in Pakistan. क्लियर? लिख लिया? यस सर। ओके 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 गुड है। अच्छा, आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं लास्ट पे उसके ऊपर कमेंट करूंगा। आ जाएंगी जरा। हमारा जो चैप्टर है क्लॉज, आपने कल की क्लास में भी देखा था कि मैं बार बार एक चीज का जिक्र कर रहा था कि यार ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यार ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये एडजेक्टिवल क्लॉज है, ये एडवर्बियल क्लॉज है, ये आपकी नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो बच्चों, आपकी जो क्लॉजेस है ना वो एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करती है। एक तो डेफिनेटली क्लॉजेस के थ्रू ही आपकी सेंटेंस में वैरायटी आती है। जो आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, या कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, तो वो डिटर्मिन कर रही होती है आपकी क्लॉजेस। ठीक है, अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, देखें जरा, अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उसके साथ फ्रेज नंबर 1 प्लस फ्रेज 2 प्लस फ्रेज 3, ये जितनी भी फ्रेजेस आ जाएं, 4 5 6 7 जितनी मर्जी हो, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या रहेगा? सिंपल सेंटेंस रहेगा। ओके, तो भाई इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि आपकी जो क्लॉजेस हैं वो ये डिटरमिन करती हैं कि भाई आया कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है। सो इसलिए
सिंटेक्स के रोल में या एक्सप्रेशन के रोल में क्लॉजेस का बहुत पिवटल किरदार है। सो क्लॉज, सबसे पहले तो ये सीखें क्लॉज है क्या। देखिए, चाहे क्लॉज डिपेंडेंट हो और चाहे इंडिपेंडेंट हो, ये जो मैंने आईडी लिखा है ना, ठीक है, ये मैंने इंडिपेंडेंट को शो किया है और जो मैंने डी लिखा है ये डिपेंडेंट को शो किया। मैं लिख देता हूं जी, फिर कंफ्यूज होते हैं आप तो। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसी तरह से ये जो है ये डिपेंडेंट। अच्छा, अब जरा समझना है, मैं जो जो बातें क्लॉज के अंदर लिखूंगा ना, वही तमाम बातें दोनों में आएंगी, चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज है चाहे डिपेंडेंट क्लॉज। जो एक क्लॉज होती है ना बेटे, उसके पास सब्जेक्ट भी होता है और प्लस वर्ब भी होता है। एक क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। जबकि अगर हम इसके ऑपोजिट देखते हैं तो फ्रेजेस का जो चैप्टर है उसमें जितनी भी फ्रेजेस हैं, किसी एक फ्रेज के पास भी ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान एक बुनियादी डिफरेंस है कि भाई क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है। आपकी चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज है चाहे डिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। अब जिस तरह हम जानते हैं कि आपकी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आइसोलेशन में स्टैंड करती है, ठीक है, उसको किसी दूसरी क्लॉज की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। वो इटसेल्फ एक कंप्लीट सेंटेंस होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज इटसेल्फ एक कंप्लीट सेंटेंस होती है। हाँ, अलबत्ता वो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज को जरूरत होती है सपोर्ट की। ये आइसोलेशन हम अभी वर्ड पढ़ के आए ना, आइसोलेट, ठीक है, तो आइसोलेशन वही अलोन, तन्हाई को बोलते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आइसोलेशन में स्टैंड नहीं कर सकती, यानी कि वो तन्हाई में स्टैंड नहीं कर सकती, ठीक है। जबकि जिस तरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आइसोलेशन में स्टैंड कर सकती है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस होती है, उसको किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत नहीं होती, ठीक है, उसको किसी भी दूसरी क्लॉज की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इस चैप्टर में स्पेशली जो क्लॉजेस वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो चीजों को पढ़ेंगे वो बेटा बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि हम डिपेंडेंट क्लॉजेस को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लॉजेस वाले चैप्टर में बेसिकली हम जितनी भी टाइप्स करेंगे वो डिपेंडेंट क्लॉजेस की करेंगे। एक बात अभी से बता रहा हूं, दिमाग में रख लें, अगर मैं एडजेक्टिवल क्लॉज कर रहा हूं या उसकी टाइप्स कर रहा हूं तो वो सारी की सारी डिपेंडेंट क्लॉजेस है। अगर मैं बात कर रहा हूं नाउन क्लॉजेस की और उनकी टाइप्स की बात कर रहा हूं तो वो सारी की सारी क्लॉजेस क्या हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस है। अगर मैं एडवर्बियल क्लॉजेस की बात कर रहा हूं और उनकी टाइप्स की बात कर रहा हूं तो वो सारी की सारी जो क्लॉजेस हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब जरा इसकी एग्जांपल देखें ये वाली। सर एडवर्बियल इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट? बेटा डिपेंडेंट है, यही तो ओके। बात कर रहा हूँ, हाँ जी, यही बात कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम जितनी भी टाइप्स क्लॉजेस पढ़ेंगे वो सारी की सारी जो टाइप्स हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, आई सॉ अ मैन हु वॉज रनिंग इन द पार्क। बच्चों, ये जो है ना,
ये है आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और हु वॉज रनिंग इन द पार्क, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि हु वॉज रनिंग इन द पार्क, तो क्या कहेंगे? कौन भाग रहा था? कोई नाम तो है नहीं है। अगर आप ये कहते कि अली वॉज रनिंग इन द पार्क, तो मैं मान भी लेता कि ठीक है यार, अली जो था वो भाग रहा था जी। लेकिन यहाँ पे तो आपने जस्ट इतना कहा कि हु वॉज रनिंग इन द पार्क, तो मतलब ये है कि कोई सेंस नहीं डिलीवर हो रही, कोई सेंस नहीं डिलीवर हो रही। हाँ, अलबत्ता जब आप इसको इसके साथ जोड़ देंगे, अब जब आप कहेंगे ना कि आई सॉ अ मैन हु वॉज रनिंग इन द पार्क, तो बेसिकली मेरे बच्चे, ये जो थी हु वॉज रनिंग इन द पार्क, ये थी एक डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज में बेसिकली एक एडजेक्टिवल क्लॉज थी, जो अपने से पीछे वाले नाउन को क्वालिफाई करती है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि हु वॉज रनिंग इन द पार्क, तो कौन भाग रहा था जी? कौन बताएगा मुझे? अलीशा, हु वॉज रनिंग इन द पार्क, आई या फिर अमैन? किसने कहा? अमैन अमैन भाग रहा सब। था। यस। तो सादा वर्ड्स में ये है बच्चों कि ये जो आपकी क्लॉज है, ये वाली, दिस वन, ये डिपेंडेंट है। अभी मैंने आपको टाइप्स पढ़ानी नहीं शुरू की, अभी जस्ट जो ऊपर बातें की हैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये वाली, ये भाई इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट। ये बात कुछ समझ आई है? कुछ पल्ले पड़ी? यस सर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई है तो काइंडली आप मुझसे पूछें। कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। यार जरा मैसेजेस भी देख ली, ताकि ये ना हो कि मैसेज में वो कहते नहीं सर। यस बेटे, ऐसे ही ऐसे ऐसे, सॉरी मैंने अभी मैसेज देखे हैं आपके। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा जी, तो ये थी बेसिकली आपकी आई सॉ अ मैन, बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। और हु वाज रनिंग इन द पार्क, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब हमें ये जानने की जरूरत है कि भाई डिपेंडेंट क्लॉज बनती कैसे है। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये वाले जो है ना, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है? बेटा बेसिकली ना आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, जिनको याद रखने का निमोनिक्स होता है पैन बॉयज। ठीक है, ये फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट और सो, ये 7 आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके अलावा आपकी कुछ कंजंक्शंस होती हैं कोरिलेटेड कंजंक्शंस। कोरिलेटेड कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? नीदर नॉर, ईदर और। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली कौन सी है? कोरिलेटेड कंजंक्शंस। तो भाई कोरिलेटेड कंजंक्शंस के अलावा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अलावा आपकी जितनी भी कंजंक्शंस होती हैं, वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बहुत सारी है। एज, बिकॉज, कुछ लिख देता हूं, एज, बिकॉज, सिंस, ये जितनी भी डब्ल्यू एच फैमिली है ना आपकी, जितनी भी डब्ल्यू एच फैमिली है। अच्छा, एक बात और मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा। अच्छा, जरा सुनिएगा बात को।
मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, और वो ये है कि बेटा जो आपकी कंजंक्शन है ना, उसका एक से ज्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। जिस तरह हम डब्ल्यू एच ओ की बात करें, तो डब्ल्यू एच ओ बेसिकली हु की बात कर, तो हु एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, और इसके साथ साथ वो एक प्रोनाउन भी तो है ना, प्रोनाउन। इसी तरह से एज जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, और इसके साथ साथ वो एक प्रेपोजिशन भी है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। हम आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी ठीक होती जाएंगी। अच्छा, डब्ल्यू एच फैमिली जो है, जिसमें हु, विच, दैट, होम, ये सॉरी डैट नहीं आएगा इसमें, जितनी भी है वो सारी आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो आपके ये डैट आ गया, हाउ, ये भी सारे के सारे क्या है, ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इफ, ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो ये सात आपके सामने लिखी हुई है, और इसके अलावा कोरिलेटेड कंजंक्शन, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, वो कोरिलेटेड कंजंक्शन है, यानी कि वो दो सेंस में यूज हो। तो उन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटेड कंजंक्शंस के अलावा जितनी भी कंजंक्शंस हैं, वो है मेरे बच्चे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस भी क्लॉज के साथ, क्लॉज को आइडेंटिफाई कैसे करना है ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें सब्जेक्ट भी होगा वो भी होगा। जिस भी क्लॉज के साथ आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगी, उसको आप डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। और डिपेंडेंट क्लॉज को आपको पता है हम स्लेव क्लॉज भी बोलते हैं, हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज आपको कोई नजर आ रही है? because of fever. अच्छा, ईश्वर ने कहा जी बिकॉज ऑफ फीवर, और इसके अलावा जी? हाँ जी, बताएं जी। सर इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं, सिंपल इंडिपेंडेंट है। बिकॉज ऑफ फीवर यहाँ पे कोई नाउन ही सॉरी वर्ब ही नहीं है। इस बच्चे ने सही रिकॉग्नाइज किया, वेरी गुड जी। ईश्वर कहाँ पे हो भैया आप? अभी मैंने आपको बताया है कि आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, बेसिकली चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उसके पास वो भी होगा और उसके पास सब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने लिखी थी, ये मैंने इसीलिए लिखी ताकि आपका जो टेस्ट है वो हो सके। तो आइंदा इस चीज का ख्याल रखना है कि भाई सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, तो देखिए क्या उसमें सब्जेक्ट है या उसमें वर्ब है। ठीक है, तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। अब हम सबसे पहले इसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं जरा टाइप्स के ऊपर जाऊंगा, ताकि ये जो चीजें हैं ना, ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो सके। आपके सामने हमने एक जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, बाउंडेड वुमेन, जो आपका एडिटोरियल है जिसको आपने पढ़ना है, तो हम जरा इसी को देख लेते हैं। रेडी है जी? देखिए इसको। ओके, अच्छा जी, देखिए बच्चों, ये सबसे पहला सेंटेंस, मोरालिटी इज अ वुमेन्स बर्डन टू बियर। मोरालिटी इज द वुमेन इज अ वुमेन बर्डन टू बियर। ठीक है, अच्छा, यहां पे बच्चों मेरी आवाज आ रही है सही?
यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ये जो बर्डन टू बियर है ना, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ठीक है, लोड, ड्यूटी। तो मोरालिटी का जो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भाई औरत की डाल दी गई। अच्छा, खैर ये बेसिकली आपकी है। इसमें देखें क्या कोई सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ी हुई है इसके साथ? कौन बताएगा मुझे? कोई सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ी हुई है? नो सर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी हुई है एंड। बेटा एंड तक तो मैं पहुंचा ही नहीं हूं ना अभी, यहाँ तक जहां पे मैंने इसको इसमें मार्क तो किया हुआ है, इसमें तो नहीं है ना। तो फिर ये नहीं, कौन सी इसमें तो क्लॉज होगी जिसके साथ नहीं। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है? ठीक है। अच्छा अच्छा, सभी बच्चे जी, सभी मुझे रिप्लाई करें ना, ताकि ऐसा ना हो कि मैं चंद जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं तो फिर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना शो हो। अच्छा, यहाँ पे एक है बच्चा, आई थिंक Vivo V2310। बेटे अपना नाम लिखे ना। साइमा बेटा, आपको समझ आ रही है? साइमा जी। अच्छा, Vivo V2310, काइंडली बेटे अपना नाम लिखिए। यस, वालेकुम सलाम। अच्छा बेटे अपना नाम लिखिए प्लीज। आपको समझ आ रही है? Vivo V2310 आपको समझ आ रही है बेटे? अच्छा, बेटे आपको समझ आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप। जल्दी से बताएं, जल्दी से। ओके गुड। तो बेटा हेजिटेट नहीं होना, जहां पे किसी चीज की कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो ये है आपकी बेसिकली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद देखिए ये जुड़ा हुआ है एंड। उसके बाद द चिलिंग अपसर्ज इन जेंडर बेस्ड क्राइम्स, ठीक है। एंड एंड कौन सी कंजंक्शन बताई थी अभी मैंने? कौन सी बताई थी जी? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताई थी जी एंड मैंने। द चिलिंग अपसर्ज इन जेंडर बेस्ड क्राइम्स इज अ रिमाइंडर ऑफ, यहां तक, इज अ रिमाइंडर ऑफ, यहां तक ये कौन सी आपकी क्लॉज होगी? रिमाइंडर ऑफ तक। एंड के साथ हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज लगती है, तो एंड क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए होता है। तो यहां पे एंड की लेफ्ट साइड पे भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और राइट साइड पे भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, क्लियर? अब आगे चलते हैं जी। ये बताओ, हाउ वल्नरेबल फीमेल्स आर इन देयर सराउंडिंग्स, ये कौन सी क्लॉज है? यहाँ पे जो डिपेंडेंट। यहाँ पे जो हाउ है वो आपका है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। वल्नरेबल फीमेल्स जो है बेटे वो है आपका सब्जेक्ट, आर इन देयर सराउंडिंग्स। तो हाउ वल्नरेबल फीमेल्स आर इन देयर सराउंडिंग्स, तो ये जो एक पूरा का पूरा सेंटेंस है ना, ये है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो समझ आई कुछ कैसे यूज होता है ये? यस सर। तो अब इस चीज में कोई मिस्टेक तो नहीं करेंगे जी? ओके, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम एक और सेंटेंस देख लें, जिस तरह स्ट्रक्चर एंड जेंडर इनइक्वालिटीज आर वर्सन्ड बाय द अब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, लीगल एड, बैलेंस, मेडिको लीगल प्रोसीजर्स। ये एक सारा का सारा एक सिंपल सेंटेंस है ये वाला, क्योंकि इसमें सॉरी ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन एंड स्पीडी। ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये सिंपल सेंटेंस है। अब देखें दो से ज्यादा लाइंस का उसने लिखा हुआ है ये।
लेकिन है सिंपल क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हुई है इसमें। बाकी ये जो है बाय द अब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्स, मैंने ये आपकी फ्रेज है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस चीजों। होपफुली इस चीज की आपको समझ आ गई होगी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। अब बच्चों, अपनी कल वाली क्लास में ये स्ट्रक्चर अपने पास नोट कर लें। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना, स्पेशली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर हैं। पहला ये है कि आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। ये जो फर्स्ट पे लिखा है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो है बेटा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कॉमा और प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो अपने दिमाग में ये बात बिठा के रख लें कि जब भी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगी, जब भी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्ट में यूटिलाइज होगी, सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होगी, तो उसके फौरन बाद आपने कॉमा लगाना है। अगेन जी, इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होगी तो उसके फौरन बाद हम कॉमा लगाएंगे। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं जो कंप्लेक्स सेंटेंस के फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। तो हम इनकी टाइप्स जितनी भी पढ़ेंगे, ये एडजेक्टिवल क्लॉज की, उसके बाद इतनी इसकी जो ब्रांचेस हैं जब हम डीप डाइव करेंगे इनमें, और इसी तरह से नाउन क्लॉज की और इसकी जो ब्रांचेस हैं जब हम इनमें डीप डाइव करेंगे, और इसी तरह से एडवर्बियल क्लॉज की। ठीक है। इन तमाम क्लॉजेस की जो आ, जो यूटिलाइजेशन है, अगर आप सेंटेंस के स्टार्ट के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये तमाम की तमाम क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉजेस, तो इनकी यूटिलाइजेशन अगर सेंटेंस के स्टार्ट में होगी तो आप इनकी फौरन बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है। क्लियर? इस बात की समझ आइए। ओके। हम सबसे पहली जो क्लॉज स्टार्ट करने वाले हैं जी, वो है एडजेक्टिवल क्लॉज। अच्छा, एडजेक्टिवल क्लॉज से पहले एक चीज मैं यहां पे आपको और बताता चलूं। कंपाउंड सेंटेंस, ताकि आपको आप आइडेंटिफाई तो कर सके ना कम से कम, जब आपने रीडिंग करनी है तो आपको इन बेसिस के ऊपर आप आइडेंटिफाई तो कर सके। बेटा कंपाउंड सेंटेंस हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है जी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, जिस तरह आपने ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस हमेशा किससे बनेगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको बता चुका हूं, सिर्फ 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फैन बॉयज, फैन बॉयज में यहां पे जस्ट निमोनिक्स लिखूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, आपने नोट की हुई। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने यूज की, प्लस अब जब आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे? हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई और प्लस आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई। इसमें एक ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल होता है, वो बाद में जाके सीखो जब हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से
एक और जो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बेटा अभी जस्ट इनके स्ट्रक्चर बता रहा हूं वन बाय वन, क्योंकि हम जब क्लॉजेस में आगे हैं तो जब हम क्लॉजेस स्टार्ट करेंगे तो वन बाय वन सबको हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या? बेसिकली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तीन स्ट्रक्चर हैं। पहला जो है वो है बेटे इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहला स्ट्रक्चर ये है। और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कॉमा प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है इसका वो है बेटे इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज का आपको मैं अभी बता चुका हूं किससे मिलके बनती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलके बनती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जब आपने रीडिंग करनी है तो ये मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिए हैं ताकि आप इन स्ट्रक्चर्स को वहां पे आइडेंटिफाई कर सकें। मैं एक जस्ट आपको मिसाल दे भी देता हूं। जिस तरह अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, मोरालिटी इज अ वुमेन बर्डन टू बियर। ये थी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इसी तरह से ये एंड जो है ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पे देखें, ये अगेन यहां से लेके यहां तक अगेन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होगी ना, अभी एक ही सेंटेंस है। उसके बाद ये जो है हाउ के साथ, हाउ से लेके यहां तक, हाउ से लेके यहां तक ये आ गई आपकी डिपेंडेंट क्लॉज। तो जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है यहां पे, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? सेंटेंस तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो हो रहा है? Independent plus independent plus dependent. थर्ड वाला ना, तीसरा आपका स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है यहाँ। थर्ड वाला आपका स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये देखिए जरा, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि कम से कम इस तरह से आइडेंटिफाई तो करो जब रीड कर रहे हो यार। आपको ये तो समझ आए ना कि भाई ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जी। कर लेंगे आइडेंटिफाई। अच्छा जी आपने, सर। अच्छा बेटा ये जो है ना, ये वाला, ये जो कॉमा का आपने पूछा है ना, ये कॉमा होता है ऑक्सफोर्ड कॉमा, ठीक है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले यूज होता है। अब कॉमा से ये नहीं जाता कि कॉमा से आप ये समझें कि ये जो यूज हुई है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, नहीं, ठीक है। ये जब आपको कंपाउंड सेंटेंस करवाऊंगा ना, अभी तो मैंने जस्ट स्ट्रक्चर बताया, जब आपको कंपाउंड सेंटेंस करवाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि ऑक्सफोर्ड कॉमा होता है ये, और फिर पंक्चुएशन में भी हम इन चीजों को करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये पहले ही कहा था कि ऑक्सफोर्ड कॉमा एक होता है। अच्छा, ओके जी। इसी तरह से अच्छा, मुझे भी बताएगा ये वाला कौन सा सेंटेंस है, ये वाला मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि दिस क्रिएट्स कंडीशंस। दिस आपका सब्जेक्ट है, क्रिएट्स आपका वर्ब है, और कंडीशंस आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसके साथ कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं जुड़ी हुई। तो ये फिर कौन सा सेंटेंस हुआ, सॉरी कौन सा ये क्लॉज हुई, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना,
that further impaired their well-being। तो that के साथ जुड़ी हुई ये जो है, ये क्या है, कौन बताएगा? वो बोलो भी। अच्छा बोलो ना बच्चों, सर डिपेंडेंट क्लॉज। कैसे पता चला? इम्पर्ल जो है ना वो वर्ब होता है। इम्पर्ल क्या है? वर्ब। और एक बात का आपको पहले से ही मैं बता चुका हूं कि भाई डैट जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी तो है ना। अगर वो कॉग्निटिव सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो भाई वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो यहाँ पे डैट जो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ साथ एक सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया भाई? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो बस जब आपने इस चीज को, जब आप रीड करेंगे ना इसको लिखने के लिए, तो आपने काइंडली जो आज चीजें आपको सिखाई हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। कर लेंगे बच्चों? जी सर। यस सर। सभी कर लोगे? जी सर। बच्चों यस सर। बच्चों देखिए मेरी बात सुनिए। आ, वो कहा जाता है कि अगर आपकी बेस स्ट्रांग हो ना, बेस स्ट्रांग हो, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर जितनी भी बड़ी इमारत खड़ी करेंगे ना, तो वो धड़ाम से नहीं गिरेगी, वो हल्के फुल्के तूफानों से नहीं डरेगी। ठीक है, तो ये जो हम जितनी भी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं, ये बेस आपकी स्ट्रांग करने के लिए कर रहे हैं। आपकी जो, डेफिनेटली ना आपने ये चीजें यूनिवर्सिटी में पढ़ी, और जो बड़े बड़े जॉइंट जो अकेडमीज बैठी हुई हैं, वो तो कभी भी नहीं ये चीजें करवाती। ठीक है, तो अभी मुझे किफाल बता रहा था कि सर मैंने आपसे पहले किसी से इंग्लिश का सेशन लिया था, तो वो जस्ट हमें एक टॉपिक दे देता था और कहता था इसको लिखो। एक बच्चे ने सारी उम्र नहीं लिखा, आप उसको टॉपिक देते हो, कहो लिखो जी। ऐसे थोड़ी होता है यार। ठीक है, तो खैर अभी मैं क्लास को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं इनको आप थोड़ा सा हजम कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें। और जो आपको असाइनमेंट्स में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करनी है, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है इसी एडिटोरियल। ठीक है, तो अब जो मुझे असाइनमेंट्स आई थी मैं जरा उनके ऊपर बात कर लूँ। राफिया, आर यू देयर? यस सर। बेटा बहुत अच्छा लिखा है आपकी, जो मुझे याद है मैंने आपको जब आपने पहले लिखा था तो मैंने आपसे कहा था कि मैडम से वो ले लें आप कुछ लिखे हुए पैराग्राफ और उनको रिफ्रेश करें। लेकिन आपने अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है, वेरी गुड बेटे। अच्छा, इसी तरह से ये अ, अलीहा, अलीहा आर यू देयर? अलीहा आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा अलीहा देखिए, आपने टॉपिक सेंटेंस भी ठीक बनाया, यानी कि जो कल आपकी मिस्टेक्स थी वो आज नहीं है टू सम एक्सटेंट। ठीक है, रीजन भी आपने सही दिया है, सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स भी आपने सही दिया है, इवन दो एविडेंस भी वही। लेकिन ये कंक्लूजन में जाके आपने क्या किया? द चॉइसेस मेड टुडे विल डिटरमिन। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप यहाँ पे ये लिखें, द चॉइसेस पाकिस्तान मेड टुडे विल डिटरमिन। ठीक है, आगे डेफिनेटली ये जो यहाँ पे आपने पाकिस्तान का यूज किया है, तो यहाँ पे पाकिस्तान का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आप जस्ट इसका थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे पाकिस्तान लिखें तो उससे क्या होता है, एक एक सेंटेंस, एक एक एक्सप्रेशन होता है, उसका नाम होता है पैरेंथेसिस। इस तरह से तो उसमें हम विदाउट कंजंक्शंस हम बेसिकली दो क्लॉजेस को आपस में जोड़े होते, कोई डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं हम इस्तेमाल कर रहे, कोई हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं इस्तेमाल कर रहे, कोई हम कोरिलेटेड कंजंक्शन नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो बस थोड़ा सा आपने ये करना है, अदरवाइज आपने ये गलत नहीं लिखा हुआ, लेकिन इससे में क्लैरिटी नहीं है, आपकी जो बात है वो कंप्लीट डिलीवर नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा इसी तरह से जी ये नम्रा बेटे, आर यू देयर?
नम्रा? अच्छा, थैंक यू इलियास, थैंक यू सो मच। अच्छा जी। देखिए नम्रा, आपने ये क्या लिखा हुआ है बेटा? पाकिस्तान फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हाउ विल एट मैनेज। ठीक है, ये ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है, ये आप टॉपिक सेंटेंस कह रही हैं, तो फिर ये नीचे क्या है? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज सस्टेन द इकोनॉमी, स्ट्रेन द इकोनॉमी। ये बातें जो आपने यहाँ पे लिखनी थी ना बेटी, आप मेरी बात सुनिए नम्रा। आप ना मैडम से लिखे हुए पैराग्राफ हैं, ठीक है, उनको आपने रीफ्रेज करना है। ओके, इनको भी लिखें, ये जो मैं यहाँ पे असाइनमेंट दे रहा हूँ इसकी भी कोशिश करें, और इसके साथ साथ जो आप मैडम से कहें कि वो आपको कुछ पैराग्राफ प्रोवाइड करेंगी, तो उन पैराग्राफ को रिफ्रेश करें कम से कम 1 वीक तक। और इसी तरह से आपने हेडिंग दे के, जैसे ये हेडिंग दी है, ये हेडिंग दी है, ये वाली हेडिंग दी है, ये हेडिंग दी है, ठीक है, ये वाली हेडिंग दी है। ओके, और इसको भी दोबारा से लिखिएगा। कर लेंगी? गुड, वेरी गुड बेटा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी की ऐसे गलतियां आती हैं शुरू में, ठीक है, लर्निंग फेज है आपका। अच्छा जी, ये फसीह, आर यू देयर? फसीहुद्दीन? जी सर। यस बेटा, इलियास लिखो पैराग्राफ भेजो। अच्छा, पाकिस्तान, ये आपने बिल्कुल ठीक बनाया है, डेफिनेटली वही आर्गुमेंट्स यूज किए हैं जो मैंने कल बताए थे, ठीक है। लेकिन ये जो आपने क्या किया हुआ है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग्स एंड जॉब्स मार्केट्स आर ओवर क्राउडेड एंड आर आउट ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल नीड्स ऑफ पीपल। ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ये रीडेंडेंसी है, यानी कि एक तरह की रिपीटेशन है एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पे हम कोई बेहतर फ्रेज इस्तेमाल कर सकते थे फॉर क्लैरिटी, इवन दो बेटर क्लैरिटी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये आप चीज़ें सीखेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर आपने एविडेंस ठीक दिया है, लेकिन ये कंक्लूजन आपका बहुत वेग है, ठीक है। आप देखिए आप क्या लिख रहे हैं, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज डिपेंड, इज नहीं आएगा ना, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। ओके, तो ये नेक्स्ट सर टाइम ये इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। गलती हो। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, शुरू में होती है ऐसी गलतियाँ। अच्छा, ये किसका है जी? मारिया रफीक। अच्छा हाँ, उनकी बताया अबू की डेथ हुई है जी, अल्लाह पाक उनको करवड़ करवड़ जन्नत अता फरमाए। अच्छा, बुशरा, आर यू देयर? बुशरा रहमान? बुशरा, आर यू देयर बेटी? अच्छा, बच्चे ये जो आपने लिखा है ना, एक पहली बात तो ये है कि ये नाउ फंड्स नहीं अंडर फंडेड आएगा, ठीक है, इस जिसकी वजह से, क्योंकि आपने वो भी गलत यूज किया है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका गलत है। अच्छा, दूसरी बात ये है, क्योंकि इसकी सेंस ही नहीं बन रही ना इस वर्ब की। दूसरी बात ये है कि ये आप कहाँ, कौन सा, आप देखें ना, अनबैलेंस प्रेशर कौन सा होता है? इमेंस प्रेशर हो तो कुछ भी समझ आती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये आपका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना, वो ठीक नहीं है ये वाला, कम से कम। अच्छा, बाकी ये आपने बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड, इसी तरह से कोशिश करते रहें। अच्छा, आपने अनबियरेबल लिखा हुआ है, लेकिन ये, सॉरी, मुझे ये लगा जैसे आप, जैसे आपने अनबैलेंस लिखा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अनबियरेबल भी नहीं सही है, इमेंस प्रेशर लिखें, कुछ समझ आती है। ओके। अच्छा, उमर, आर यू देयर? उमर, आर यू देयर बेटे? जी सर। अच्छा उमर यार, ये क्या किया हुआ है, आप खुद बताएं। अभी अभी मैं कुछ बातें बता के हटा हूँ, यहाँ पे आपने आपने अपना नाम भी नहीं मेंशन किया हुआ। अब आप खुद बताएं, ये वाली जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये स्टैंड करती है? बिकॉज ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग बाय 2% एवरी ईयर, नहीं स्टैंड करती? आपने फुल स्टॉप लगा के खत्म कर दिया, ठीक है। और भी आपकी मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी बहुत सारे हैं, तो काइंडली एक तो ये आप जो इतना बड़ा बड़ा करके लिखते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा लिखो, क्लैरिटी हो और सही समझ आए,
ठीक है, चाहे एक एक जी ठीक सेंटेंस सर। लिख लो, समझ आ रही है? और आप अपने टॉपिक जी से सर। आप अपने टॉपिक से ही डेविएट हो जाते हो। इसके अलावा ये मिस्टेक नहीं है, और भी हैं आपकी मिस्टेक्स। ठीक है, ये देखें, ये आपने जो एक पूरा का पूरा ही वो एक कम्प्लेक्स सा बनाया हुआ है, ना क्लैरिटी है, ना आपका सेंटेंस की कोई इसमें समझ आती है कि आपने सेंटेंस कौन सा यूज किया है। तो इन चीजों का ख्याल रखें प्लीज। क्लियर? जी सर। अच्छा, ये ईश्वर, आर यू देयर? यस सर। अच्छा ईश्वर, यार ये क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीम पॉवर्टी इज द प्राइमरी रीजन। चलो यहाँ तक समझ आ गई। प्राइमरी रीजन ये क्या है? पीपल इंगेज इन करप्ट, व्हाट इज दिस? मतलब क्या एक्सप्रेशन है ये? कोई एक्सप्रेशन नहीं है ना। when basic requirements a common man is not fulfilled, he involved himself। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ सोचिए, when basic requirements, ये आपका वर्ब है। अब यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? इज लगा रहे हैं। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी मिस्टेक्स की हुई है। ठीक है, ये कुछ आपने बेहतर लिखा हुआ है, एविडेंस और कंक्लूजन। ठीक है, अच्छा, ये भी आपका है। हाँ, यहाँ पे आपने टू सम एक्सटेंट एक बेहतर प्रेजेंटेशन शो की है, और आपकी मिस्टेक्स भी कम है। तो क्या आप जल्दी जल्दी में लिखते हैं? सर वो ऑफिस टाइम के बाद थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है उसकी वजह से। तो बेटा थोड़ा सा टाइम दें, ताकि उसमें आप बिल्कुल सुकून से बैठ के लिख सकें। ठीक है, और इस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि काइंडली ये जो इस तरह से आप लिखते हैं ना, ये वाला, इसमें हेडिंग दे के लिखें। ठीक है, आप अपने टॉपिक से डेविएट हो जाते हैं जब ऐसे लिखते हैं, ये जैसे आपने सर यहाँ पे वो लिखा हो। सर वो इनिशियल स्टेज थी इसके लिए सर। हाँ जी, कोई बात नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल रखें। अच्छा, सबा। यस। अच्छा सबा बेटा, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं आपकी। ठीक है, आप क्या करती हैं, आप लिस्टिंग करती हैं। लिस्टिंग से मुराद क्या है, मैं आपको दिखा, ये देखिए, ये आप, ये भी आपकी है, ये अलीशा का। अच्छा, ये देखिए, ये आपने क्या किया होगा, आप खुद सोचें। ड्यू टू दिस dolorous act, many people in the KP region have been ये क्या लिखा हुआ है, feeling blue, overwhelmed by the fear and uncertainty। अच्छा, the noticeable uptick in terrorism with recent on security forces and civilian is a sign of। अब आप खुद सोचें, ये आपने क्या लगाया हुआ, ये वाला, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। फिर ये चलो, ये तो एक है, आगे जाके देखिए। आपने कहा एज अ साइन ऑफ राइजिंग थ्रेट अकॉर्डिंग टू द देयर वाज 85 मिलियन। ये तो एविडेंस में था, चलिए एविडेंस में आपने कुछ ना कुछ फिर भी ये वाला सही प्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और भी आपकी मिस्टेक्स आएंगी आगे जाके, देखिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए जरा, आपने कहा द 202 फ्लड वार्निंग बट पाकिस्तान हैज नॉट लर्न इनफ। आपका टॉपिक देखें क्या था, और आपने इसमें प्रेजेंट क्या किया है। रीजन आप क्या दे रही हैं, द रीसेंट ट्रेजेडी ऑफ 2025 इन सवात, वेयर। आप तो सवात का मसला लिखने बैठ गई हैं। ठीक है, ये तो आप एग्जाम्पल के तौर पे पेश करती ना अपनी एविडेंस के अंदर, तो फिर भी समझ आती। आप एविडेंस में लिख रही हैं पाकिस्तान हैव टेकन नो स्टेप्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू फ्लड डिजास्टर। मतलब ये तो आपका सेंटेंस की सेंस भी नहीं पूरी बन रही है। मतलब आपने जो बात रीजन में करनी थी, वो आपने एविडेंस में कर दी, जो एविडेंस में करनी थी वो रीजन में कर दी। समझ आ रही है बात की? और आपकी जितनी भी मैंने असाइनमेंट्स चेक की हैं, उनमें प्रेवलेंट मिस्टेक्स इस तरह की हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। एक तो सेंटेंस सिंपल रखने की कोशिश करें। सिंपल से मुराद ये है कि अगर आपने उसको कम्प्लेक्स भी बनाना है, तो बस एक लाइन का हो या 1.5 लाइन का हो। ओके,
अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप सिंपल रखती हैं तो फ्रेज का ऐड कर लें। ठीक है, फ्रेजेस को ऐड कर लें। कंपैरेटिवली क्लॉज को आप ऐड करती हैं तो वो गलत ऐड कर लें, क्योंकि अभी आपने क्लॉजेस पढ़ी ली। ओके। और दूसरा जो है वो सेंस का मसला है। सेंस का मसला ये है कि आप रीडिंग करते हुए शायद टॉपिक, आपकी जो ये पैराग्राफ है, जिस तरह ये वाला मिसाल दे रहा हूँ, अब डेविएट हो जाती हैं अपने टॉपिक से। तो मैंने कहा था कि रूल ऑफ यूनिटी को बेसिकली हमने फॉलो करना है, जिसको आप कोहेजन भी बोल सकते हैं, कोहेरेंस भी बोल सकते हैं। तो रूल ऑफ यूनिटी यही है कि हमारे जो आइडियाज हैं वो इस तरह से प्रेजेंट हो कि वो एक पिक्चर शो करे। बात की समझ आई है सबा? अच्छा, जल्दी से बताएं बेटे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, समझ आ रही है। हेलो। अच्छा, बुशरा बेटा। हाँ जी बेटा, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, बुशरा, आपका जो क्वेश्चन था कि अनबियरेबल इज रॉन्ग, मैंने जस्ट ये बोला है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स कुछ, मैं इसको रॉन्ग नहीं बोल रहा, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स है, ये कह रहा हूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्लैरिटी ज्यादा प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, उनसे आपकी बात ज्यादा क्लियर एग्जामिनर तक पहुंच रही होती है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी एग्जामिनर की जो समझ बूझ होती है उसको कॉम्प्लेक्स कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली अनबिहेवियरेबल उस सेंस में आता है। अदरवाइज ये भी ठीक है, गलत नहीं है। यही बात की थी मैंने, अगर जब मैंने इम्बैलेंस के लिए भी कहा था तब भी मैंने यही बात की थी। ओके जी। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम सबा बेटा, आपकी बाकी असाइनमेंट्स में भी इसी तरह की मिस्टेक्स हैं, तो काइंडली नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है।